हमारे ल्यूकीमिया पास नहीं होंगे आज, अगर इस स्पीड से हम जाएंगे। ठीक है, मास्ट सेल्स की अगर हम बात करें तो मास्ट सेल्स जो है दे आर बेसिकली नॉट द सेम सेल टाइप एज दैट ऑफ द जो है बेसोफिल्स। ठीक है, लेकिन जो है इनके प्रिकर्सर्स जो है वो सेम होते हैं, रिमेम्बर दिस। ठीक है, और ये क्या क्या कर सकते हैं, वी नो कि ये एलर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है वो जो है जब ये टूटते हैं तो इनके अंदर से हिस्टामिन, हेपरिन, ट्रिप्टेज, ये सारे कीमोटैक्टिव फैक्टर्स जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये जो है बेसिकली किस तरह से एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, ये जो है आईजीई से बाइंड होते हैं थ्रू देयर कांस्टेंट पोर्शन। ठीक है, हर एंटीबॉडी के दो पोर्शंस होते हैं, एक कांस्टेंट पोर्शन होता है, एक वेरिएबल पोर्शन होता है। ठीक है, ये जो है आईजीई की मेम्ब्रेन से बाइंड होते हैं थ्रू कांस्टेंट पोर्शन। ठीक है, और जब एलर्जिन आता है, जब वो आईजीई के वेरिएबल पोर्शन से बाइंड होता है, तो एंटीजन जो एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है जिससे ये मास्ट सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, और जिससे फिर एलर्जी रिएक्शन होता है। और ये कौन सा एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करते हैं। हमें इसको तोड़ने से प्रिवेंट करना होगा, किसी को एलर्जी होगी तो हम क्या देंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स देंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हम लिम्फोसाइट्स अभी डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट सिंपल डिस्कस करें कि लिम्फोसाइट्स में दो तरह के लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और जो है नेचुरल किलर सेल्स को समटाइम्स सेपरेट लिया जाता है और समटाइम्स जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स भी लिया जाता है। अब तक कोई क्वेश्चन है? मैम नेचुरल किलर सेल्स कौन से में आते हैं? बी सेल्स बेटा के टी सेल्स? देखो, यूजुअली टी सेल्स के अंडर आते हैं, लेकिन नेचुरल किलर सेल्स सेपरेट भी कंसीडर किए जाते हैं। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स जो है ना वो इनेट इम्यूनिटी का भी पार्ट है ना। यस मैम। ठीक है, वो इनेट इम्यूनिटी का भी पार्ट है, तो समटाइम्स ये उसके साथ भी कंसीडर किए जाते हैं, अलग से भी कंसीडर किए जाते हैं कि दे आर द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये सेपरेट में आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स के। अच्छा जी, अब ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। कूम्स टेस्ट आ गया, कूम्स टेस्ट हम कर लेते हैं। हमने कहा कि डायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में क्या करते हैं, हम पेशेंट के आरबीसीज लेते हैं। ठीक है, सही है, और वो आरबीसीज हमें नहीं पता कि उसके ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, हमने आरबीसी लिए और हम उसको जो है रिएजेंट में डालते हैं, कूम्स रिएजेंट में डालते हैं। कूम रिएजेंट होता क्या है, बेसिकली वो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है, एंटीग्लोबुलिन्स होती हैं। ठीक है, यानी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट की एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, अगर आरबीसीज के ऊपर एंटीबॉडी चिपकी हुई होंगी, ठीक है, तो जब ये रिएजेंट हम डालेंगे तो रिजल्ट में एग्लूटिनेशन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं ये कूम्स टेस्ट डायरेक्ट पॉजिटिव। अगर नहीं होगी एग्लूटिनेशन तो हम कहेंगे डायरेक्ट कूम्स टेस्ट नेगेटिव। ये यूजुअली हम ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमियाज की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट होम टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट का प्लाज्मा लेते हैं, उस प्लाज्मा के अंदर हम डोनर के आरबीसीज डालते हैं, जो हमने ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज करना है, साथ में हम वही वाला रिएजेंट डालते हैं जो ऊपर डाला था। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये आपस में एग्लूटिनेशन इसकी हो रही है कि नहीं हो रही। दिस इज एग्लूटिनेशन, दिस इज नॉट कोगुलेशन, दिस प्रोसेस इज एग्लूटिनेशन। ठीक है, दिस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन में क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रिमेंबर दिस इज नॉट कोगुलेशन, दिस इज एग्लूटिनेशन। व्हाट इज एग्लूटिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो अगर जो है अब ये रिएक्ट करते हैं, एग्लूटिनेशन होती है, हम सब ने एग्लूटिनेशन की है आरबी जब हम वो ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल करते हैं थे, या आप लोगों ने वैसे देखा होगा, जब हम सीरा डालते हैं तो डॉट 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 बन जाते हैं, दैट इज एग्लूटिनेशन, दैट इज नॉट कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन क्या होती थी, वो जो हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर ब्लड डाल के उसको जो है तोड़ते थे तो वो फिब्रिन का थ्रेड बनता था, या खून का जम जाना, दैट इज कोगुलेशन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्लूटिनेशन। ठीक है, सो दिस इज इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव। क्लियर हो गया? मैम डायरेक्ट में पेशेंट का ब्लड लेते हैं और इनडायरेक्ट में पेशेंट का डायरेक्ट सीरम में लेते हैं। पेशेंट, हाँ डायरेक्ट में पेशेंट के सेल्स लेते हैं। ठीक आरबीसीज। है,
हाँ यस, सेल्स लेते हैं, ठीक है। आरबीसीज मीन्स हम उसके हेमाटोक्रिट लेते हैं, ठीक है। ठीक। और जी इनडायरेक्ट में हम प्लाज्मा लेते हैं। ठीक है। और मैम डायरेक्ट में डोनर का ब्लड वगैरह का कोई जिक्र नहीं कुछ होता, भी नहीं, कोई, इनडायरेक्ट में तो। क्योंकि क्योंकि हम इसको इसलिए नहीं कर रहे ना, इसका काम ये है कि हम देख रहे हैं कि इसको ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया तो नहीं है, ओके मैम। और इस ठीक है। दूसरे को इनडायरेक्ट तो हम इनडायरेक्ट ब्लड इनडायरेक्ट ग्रुपिंग के बेसिकली लिए जो हम करते हैं। जो क्रॉस मैचिंग करते हैं ना, जो क्रॉस मैचिंग करते हैं ना बेटा, जो ब्लड की जी जो मैम। क्रॉस मैचिंग करते हैं उसका मैकेनिज्म इनडायरेक्ट होम्स टेस्ट ही है, ओके मैम। ठीक है, जो क्रॉस मैचिंग हम करते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एक वो थैलेसीमिया का क्वेश्चन था, ट्रेट और अब देखो हमारे पास एक चीज याद रखो कि हमारे पास अल्फा ग्लोबुलिन की, ठीक है, जो है 4 एलील है, ठीक है। हमें 2 एलील दोनों पेरेंट्स से मिल रही हैं, ठीक है, 2 फादर से 2 मदर से, तो 4 हो गई। बीटा की भी ऐसे ही है हमारे पास, ठीक है, 2 जो है मदर से मिल रही हैं, 2 फादर से मिल रही हैं। तो बेसिकली हम, अब ये जो 4 एलील हैं, आप ये समझ लो कि अल्फा चेन बन रही है 4 एलील से। इसका क्या मतलब हुआ कि हर हर एलील जो है 25% अल्फा चेन बना रही है, ठीक है। ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड का ये मतलब होता है कि जो है डिजीज पूरी तरह मैनिफेस्ट नहीं हो रही, दैट इज द ट्रेड। अब आप यहाँ पे देखो, पहली सिचुएशन देखो। पहली सिचुएशन ये है कि 4 में से 3 है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखो, 4 में से 2 है, ठीक है। अब वो 2 ट्रांसफॉर्म में भी हो सकती है, सिस फॉर्म में भी। ट्रांसफॉर्म का मतलब है दोनों, एक एक पेरेंट से दोनों नहीं मिली, और सिस का मतलब है एक पेरेंट से दोनों नहीं मिली, दूसरे से दोनों मिली हैं। और फिर एक में देखो ये एक है, और एक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ट्रेट है, ठीक है। ये डिजीज है मैनिफेस्ट, ये बंदा बच्चा पैदा ही नहीं होना। अब यहाँ पे भी देखो, बीटा में भी ऐसा ही है, देखो 4 है, दिख रही हैं? यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखो, इस पे 0 लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दोनों पे 0 लगा हुआ है, ये देखो। तो मेजर में क्या है कि अगर दोनों नहीं मिल रही हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये थैलेसीमिया मेजर है। क्यों बॉर्न होते हैं थैलेसीमिया मेजर के साथ, बीटा बीटा थैलेसीमिया मेजर के साथ क्यों बॉर्न होते हैं? अल्फा थैलेसीमिया वाले तो मदर की वोम में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, वो तो बॉर्न ही नहीं हो सकते ना, हाइड्रॉप्स बन जाएंगे। सो दिस इज एलील एंड दिस इज ट्रेट एंड डिजीज। I hope this is clear. And the same happens with the sickle cell also. मैम इनमें से ट्रेट कौन सा हुआ? जिसमें ट्रेट वो हुआ जिसमें एक एब्सेंट है या मैक्सिमम 2 एब्सेंट है, जैसे ये ट्रेट है, ये 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्रेट है, ठीक है। जो मेजर है ये वो बीटा ट्रेट नहीं हो थैलेसी सकता, मेजर ट्रेट नहीं हो सकता, मेजर हमेशा डिजीज है। मैम, ये बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया का क्या मतलब है? इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं माइनर का, तो मतलब है ना सिर्फ 25% डेफिशिएंसी है, ठीक है। यस मैम। 25 और फुल डेफिशिएंसी के बीच की जो फॉर्म है वो इंटरमीडिएट है, ओके मैम। इट मीन्स कि ठीक हो इसमें या गया। अब 50%। इसमें, हाँ इसमें, हाँ वेरिएबल है ना, 50 से 75, तो डिपेंड करता है कि ये माइल्ड हो सकता है फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक टू सीवियर, हो सकता है टू ट्रांसफ्यूजन सिम्टम। डिपेंडेंट, ठीक हो गया। इंटरमीडिएट का मतलब ये। यस, यू कैन से इट्स अ कैरियर। देखो जैसे सिकल सेल का ट्रेट होता है, इट्स अ कैरियर होता है, डिजीज को मैनिफेस्ट करता है इन पर्टिकुलर सिचुएशन, नॉट ऑल टाइम इट्स अ सफरर। जबकि जो डिजीज होता है ना, वो जो है मैनिफेस्ट करता है एवरी टाइम।
मैम ट्रेट का ल्यूकोपीनिया। मतलब ये तो नहीं होता कि जो फिनोटाइपिक होते हैं, जीनोटाइपिक होते हैं, तो बेटा देखो ट्रेट ट्रेड, देखो ट्रेड का मतलब, अगर हम ट्रेड की बात करें ना, तो ट्रेड का मतलब होता है कि अगर जो है, अगर इसको हम लिटरली जेनेटिक्स की टर्म में देखो, फिनोटिपिकली का मतलब क्या होता है कि जो मैनिफेस्ट करेगा वो फिनोटिपिकल है, ठीक है ना। फिनोटिपिकली अगर जो है ना, फिनोटिपिकली का क्या मतलब है, जो उसको मैनिफेस्ट करता है। फिनो जीनोटिपिकली का मतलब है जीन्स में है, ठीक है। जब हम ट्रेड की, वैसे ट्रेड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई इसने ये ट्रेड कैरी किया है, अब ये मैनिफेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। डिजीज वाला बंदा हमेशा मैनिफेस्ट करता है, ट्रेड वाला बंदा हो सकता है उसको मैनिफेस्ट ना करे। गेट द पॉइंट? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ल्यूकोपीनियास पे। ल्यूकोपीनियास तीन तरह के हम जो है ना ल्यूकोपीनियास देख सकते हैं। न्यूट्रोपीनिया, डब्ल्यूबीसी का कम हो जाना। लिम्फोपीनिया जो है ना, न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल्स का कम हो जाना। लिम्फोपीनिया, लिम्फोसाइट्स का कम हो जाना। और इजिनोपीनिया, इजिनोफिल्स का कम हो जाना। अभी काउंट्स इन्होंने दी हुई है। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल अगर काउंट, एब्सोल्यूट समझ में आता है ना, कि अगर हमने डब्ल्यूबीसी काउंट करवाई है, उसमें से न्यूट्रोफिल की अगर काउंट 1500 से कम हो, ठीक है, तो जो है हम उसको एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो है हम कहेंगे कि ये न्यूट्रोपीनिया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लिम्फोसाइट्स की काउंट जो है वो अगर 1500 से कम हो, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, ठीक है, तो अगेन ये लिम्फोपीनिया है। इजनोफिल्स की काउंट 30 सेल्स से कम हो पर माइक्रो, अब ये पर क्यूबिक मिलीमीटर है, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट इजनोफिल काउंट जो है ये इजिनोपीनिया। इस बेस पे हम इसको डायग्नोज करते हैं कि ये न्यूट्रोपीनिया है, लिम्फोपीनिया है या इजिनोपीनिया है। समझ आती है ना ये बात? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चिल्ड्रन के लिए डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो 3000 किलोमीटर से, सही। सीवियर इन्फेक्शन के अंदर हम डब्ल्यूबीसी जो न्यूट्रोफिल्स देखते हैं वो 500 से कम देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है कॉजेस क्या हो सकते हैं न्यूट्रोपीनिया के? न्यूट्रोपीनिया का एक सिंपल कॉज हो सकता है कि सेप्सिस या पोस्ट इन्फेक्शन न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। ड्रग्स हम सबको पता है, कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती हैं, दे कॉजेज द न्यूट्रोपीनिया। कल हमने पढ़ा था ए प्लास्टिक एनीमिया, दे कॉजेज द न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन कर सकती हैं, कंजेनाइटली कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एसएलई में हो सकता है, ठीक है। लिम्फोपीनिया, ठीक है, हमें अगेन रेडिएशन कर सकती है, सेप्सिस हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है, अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकता है, एसएलई हो सकता है, ठीक है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम है, ठीक है, जिसमें लिम्फोसाइट्स बन ही नहीं रहे, ठीक है, एचआईवी में हो सकते हैं लिम्फोसाइट्स का। और इजिनोपीनिया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्सेस होना, चाहे कुशिंग सिंड्रोम से हो, चाहे वो पेशेंट वैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा, ठीक है। मैम अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल, एक मिनट में खत्म करूं फिर मैं क्वेश्चन लेती हूँ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस तरह से या कॉर्टिसोल किस तरह से जो है वो जो है लिम्फोसाइट्स को भी कम कर रहा है और इजिनोसाइट्स को भी कम कर रहा है, ठीक है, किस तरह से कर रहा है? देखो, ये मैं जो भी बात कर रही थी ना, नॉर्मली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इजिनोपीनिया कर रहे हैं, लिम्फोपीनिया कर रहे हैं, मगर न्यूट्रोफिलिया कर रहे हैं। न्यूट्रोफिलिया क्यों कर रहे हैं? न्यूट्रोफिलिया इसलिए वो कर रहे हैं, या सीबीसी की उसमें परसेंटेज में होता है, यू आर राइट। एब्सोल्यूट काउंट्स में भी बहुत सारी जगहों पे दिया हुआ होता है, जहां पे हमारी काउंट बहुत कम किसी पेशेंट की आएगी वहां पे काउंट्स भी दिए हुए होते हैं, और अगर हम उनको रिक्वेस्ट करें तो वो काउंट की फॉर्म में भी दे देते हैं, ठीक है, कुछ लैब्स काउंट्स की फॉर्म में ही देती हैं। अच्छा, अब जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, इजिनोफिल्स को कम करें, लिम्फोसाइट्स को कम करें, और न्यूट्रोफिल्स को बढ़ा रहे हैं। अब बेसिकली न्यूट्रोफिल्स को वो बढ़ा ऐसे नहीं रहे कि न्यूट्रोफिल की सिंथेसिस वो बढ़ा रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स को वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो उसकी माइग्रेशन टू द इन्फ्लेमेशन साइट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही? कैसे कर रहे हैं काम? अभी मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल की जो एडेशन मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये कम कर देते हैं, जिससे कि उनकी मार्जिनेशन और माइग्रेशन टू द टिश्यू अफेक्टेड होती है। तो ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स का काउंट जो है फॉल्सली हमें बढ़ा हुआ लग रहा होता है, क्योंकि वो जा ही नहीं रहे होते टिश्यू में बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। उसकी बनिस्बत जो है वो न्यूट्रो इजिनोपीनिया कैसे कर रहे हैं,
इज्नोप्रीनिया कैसे कर रहे हैं कि वो इसको सीक्वेस्टर कर लेते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड लिखा हुआ है, ठीक है, लिम्फ नोड स्प्लीन्स के अंदर इसको सीक्वेस्टर कर लेते हैं। लिम्फोसाइट्स को कैसे कम करते हैं कि उनको मार देते हैं, अपॉप्टोसिस कर लेते हैं, उनकी प्रोग्राम सेल डेथ कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? मैम तो जो लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते होंगे यानी कॉर्टिसोल, हम्म, तो उनमें फिर इम्यूनिटी कम होती होगी ना, यानी कि बिल्कुल उनका बेटा, जख्म इसीलिए तो वगैरह ठीक देते हैं में। उनको, इम्यूनिटी कम करवाने के लिए तो देते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डेंजरस होते हैं, हमको रैशनल लाना चाहिए कि व्हेन वी आर यूजिंग स्टेरॉइड्स, व्हाई वी आर यूजिंग स्टेरॉइड्स, वी आर बेसिकली लोअरिंग द इम्यूनिटी। तो हम कब कर देंगे? जब हमें एक्चुअली इम्यूनिटी कम करनी है, जब हमें बस कोई और वे नहीं है टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द इम्यूनिटी। हम तो इतना ओवर द काउंटर कोएक्री, हम देखो ना, हम कितनी यूज करते हैं स्टेरॉइड्स। यस मैम, आजकल तो हर डॉक्टर, हर पहला डॉक्टर लिख के दे रहा होता है, स्पेशली ये मेडिसिन वाले, कफ में और कोई ऐसी बीमारी जी लग जी। जाए जैसे तो अब आप टाइफाइड देख में। लो कि आप देख लो कि बॉडी पे इसका अफेक्ट क्या है। यस मैम मैम। बेसिकली ट्रांसप्लांट में ही यूज होती है। हम्म। बेसिकली तो ट्रांसप्लांटेशन में ही इसे यूज किया जाता बेसिकली है। तो देखो, ट्रांसप्लांटेशन में यूज होनी चाहिए यहाँ पे ऑटो इम्यून कंडीशन हो, जहाँ पे बॉडी अपने सेल्स को किल कर रही है, इम्यूनिटी वहां पे तो जस्टिफाइड बनती है। या कोई क्रॉनिक ऐसी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है जिसमें बॉडी की अपना इम्यून सिस्टम अपने आप को डैमेज कर रहा है, ठीक है ना, वहां पे तो बनता है। लेकिन हर एरी गैरी डिजीज में तो स्टेरॉइड का यूज नहीं बनता ना। मैम मैंने तो इतना यूज नहीं देखा स्टीरॉइड का। नहीं करना चाहिए बेटा, सही है। अच्छा, मैम अब इसी के साथ अब यहाँ से हम शुरू करते हैं ना ब्लड। अब ये ब्लड ग्रुप तो मेरे ख्याल में आज नहीं होने वाला, चलो लेट्स सी कितना होता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम किस किस फॉर्म में यूजुअली, देखो हम आजकल जो है ना होल ब्लड नहीं यूज करते, ठीक है। हम पैक्सेल्स देते हैं, ठीक है, पैक्सेल्स देते हैं। पैक्सेल्स की क्या क्लिनिकल यूजेज है? ब्लड लॉस हो या सीवियर एनीमिया हो, ठीक है। तो यूजुअली हम होल ब्लड अब अवॉइड करते हैं यूज करना, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा हम सेपरेट कर देते हैं। प्लेटलेट्स हम देंगे। अच्छा, होल ब्लड के अपने हैजार्ड्स है ना, होल ब्लड हम के अपने हैजार्ड्स हैं। प्लाज्मा सेपरेट करके एफएफपीज की फॉर्म में देंगे। होल ब्लड से उसका वो की जो साइड इफेक्ट्स और वो सारी चीजें हैं, तो उसको हम अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, प्लेटलेट्स हम देंगे जब हमें प्लेटलेट्स को रिप्लेस करना है, ये मेगा यूनिट की फॉर्म में हम देते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हम अगर प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो पर यूनिट जो है 5000 से ज्यादा प्लेटलेट्स होने चाहिए पर माइक्रो माइक्रो पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम एफएफपीज देते हैं, या ये प्रोथ्रोम्बिन कॉन्सेंट्रेट दे देंगे। एफएफपीज हम कब देते हैं? एफएफपीज हम जब देंगे जब से लिवर फेलियर में सिरोसिस में होता है, लिवर नहीं बना रहा, कोई भी एंटी कॉगुलेंट्स नहीं बना रहा, कॉगुलेंट्स नहीं बना रहा, तो हम उसमें देंगे। या फिर हमें अगर इमीडिएटली एंटी कॉगुलेशन को रिवर्सल करनी है, पेशेंट ने ब्लीडिंग शुरू कर दी, ओवरडोज हो गया एंटी कॉगुलेशन का, तो उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेश प्रेजेंट प्लाज्मा में सारे जो है वो कॉगुलेटिंग फैक्टर्स होंगे, ठीक है। उसमें सब कुछ होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होंगी और कोगुलेटिंग फैक्टर्स भी होंगे। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली किसी कोगुलेशन डिसऑर्डर को ट्रीट करना है, तो फिर उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? हमें क्रायोप्रेसिपिटेट्स देने चाहिए। यानी हीमोफीलिया है तो फैक्टर 8 है, ठीक है, या फैक्टर 13 है, तो क्रायोप्रेसिपिटेट्स के अंदर जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, फिब्रिनोजिन, फैक्टर 8, फैक्टर 13, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर और फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। सो ये क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं। अगर हमें प्लाज्मा एक्सपेंडर देना है, ठीक है, मैम फ्लूइड फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है? क्या होता है? हम्म, क्या? हाँ जी, फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है फाइब्रोनेक्टिन भाई? क्या करता है फाइब्रोनेक्टिन? मैम फाइब्रोनोजिन और फाइब्रिन के बीच में कुछ था, एंकरिंग प्रोटीन होती है। आपने बताया था। बेसिकली देखो, बेसिकली ये कोगुलेशन के अंदर ही इन्वॉल्व होता है, हीमोस्टेसिस में इन्वॉल्व होता है फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। तो बेसिकली ये हीमोस्टेसिस का कनेक्शन होता है बेसिकली। तो ये क्रायोप्रेसिपिटेट में होता है, ये बेसिकली हमारे अपने प्लाज्मा में ही होता है, कोई बाहर से हम किसी को नहीं दे रही है, मैम ठीक है। मैंने इसका फंक्शन नहीं पढ़ा, बाकी ये क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह का तो पता है, ये हाँ, फाइब्रोनेक्टिन ये में। बेसिकली एक समझ लो ना कि एडजुवेंट है, इसके साथ हमारे प्लाज्मा में होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एल्बुमिन,
एल्ब्यूमिन हम कब देते हैं? जब हमें ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाना हो या इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम्स बढ़ाने हो, ठीक है, तो तब जब हम जो है एल्ब्यूमिन देते हैं एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडेटर। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ क्या क्या रिस्क है? जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर कोई चीज जो है अभी मैनिफेस्ट ना हुई हो तो वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं, वी नो के आयरन ओवरलोड हो सकता है, सेकेंडरी जो है हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज्यादा करने से, क्यों? क्योंकि उसमें सिट्रेट होता है जो कि कैल्शियम का चिलेटर है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, अगर बहुत पुराना यूनिट हमने रख के दे दिया है, ठीक है, तो वो बहुत पुराना यूनिट क्या करेगा कि उसमें पुराने आरबीसीज होंगे, ऑलरेडी डेड होंगे, तो वो आरबीसीज जब लाइसिस करेंगे तो सेल के अंदर पोटेशियम का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हाइपरकैलेमिया कर सकते हैं। जी, क्लियर? मैम ये जो आपने कहा है कि पैक्ड आरबीसी, प्लेटलेट्स और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम्म प्रेसिपिटेट एल्ब्यूमिन, इनसे हम्म कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? हम्म, होते हैं साइड इफेक्ट्स, हम ओवरलोड कर देंगे, फ्लूइड ओवरलोड कर देंगे, ठीक है, तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इवन अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक फेलियर का पेशेंट है, उसको आपने फ्लूइड ओवरलोड कर दिया तो वो फेलियर उसको जो है एग्रवेट हो जाएगा, ठीक है ना, उसके उसका पल्मोनरी एडीमा डेवलप कर सकते हो। देखो, एक साइड इफेक्ट वो है जो कि आपका उस ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है। तो जब भी आप ट्रांसफ्यूजन देते हो ब्लड, स्पेशली जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो जो कि आप किसी एक इंसान से निकाल के दूसरे इंसान में दे रहे हो, तो आपने उसको वे करना है जरूर कि क्या इसके इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उसकी जो ट्रीटमेंट के बेनिफिट हैं उसको करे उससे ज्यादा है कि नहीं है। देखो, हमेशा जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, हम स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कब यूज करेंगे? जब हम रैशनली उसको वेरीफाई करेंगे कि ना यूज करना ज्यादा डेंजरस है यूज करने से, ठीक है। तो इसी तरह से ओके जब हम मैम। ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हम यही यही चीज वे करते हैं। ऐसे नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट है जो जिसने सी सेक्शन में ब्लीड कर लिया है, वो नॉर्मल हेल्दी पेशेंट है, ठीक है, लेकिन क्योंकि लेबर में ज्यादा देर तक की, जब आपने फिर आपको जो है इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा, उसका यूट्रस जो है उसकी टोन कम थी, उसने ब्लीड कर दिया, ठीक है, तो अब उसका 7 हीमोग्लोबिन है। आपके ख्याल में रैशनल बनता है जो है ना उसको आप 3-4 पिंट जो है ब्लड के चढ़ा दो? हेल्दी पेशेंट है, ठीक है, आपको रैशनली डिवाइस करना है कि मुझे उसको ब्लड देना है, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसकी हेल्थ के साथ, ठीक है। एक चीज होती है बुकिश और एक चीज होती है प्रैक्टिकल चीज, ठीक मैम है। अगर 5 तक एच बी आ जाए तो फिर ब्लड देना चाहिए? हाँ, तो अगर इतना कम हो जाता है तो तब तो हम देंगे ना ब्लड, लेकिन एक ऐसा ओके पेशेंट जो मैम। वैसे हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो आप उसको वैसे रिकवर करने की कोशिश करोगे ना, बानिस्बत ये कि आप फौरन से रैशनल कर लो कि यार इसको मुझे ब्लड ही देना है। क्योंकि देखो, हमारा हमारा होम्योस्टेसिस, हमारा जो है जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है, हमें 5 लीटर हमारे पास ब्लड है, तो उसमें से वो कहता है कि हम तकरीबन 2 लीटर तक अगर हमारा ब्लड हम निकल भी जाता है तो 3 लीटर हमारा सर्कुलेशन मेंटेन कर लेता है, अगर उसको हीमोडायनामिकली फ्लूइड से सपोर्ट दे दी जाए तो आपको चीजें रैशनली बेटा डिसाइड करनी होती है जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हो। मैम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हाइपरकैलेमिया कैसे हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हाइपरकैलेमिया ऐसे हो रहा है कि ब्लड आपने जो दिया, बैंक से मंगवाया ना ब्लड आपने, वो ब्लड जो है वो पुराना ब्लड था। वैसे तो एक लाइफ होती है ना, लेकिन वहां पर भी ओल्ड ब्लड भी पड़े हुए होते हैं, फिर बाद में वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। यहाँ जैसे यूजुअली क्या होता है कि जहाँ भी ब्लड बैंक होता है, यूजुअली उनका कॉन्टेक्ट होता है विद किसी हीमोफिलिक सेंटर, किसी थैलेसीमिया सेंटर के साथ, या इस तरह से कि वो ब्लड बहुत पुराने होने से पहले किसी ऐसे बच्चों को ये लग जाए जिनको के कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, ठीक है। तो आपने कोई ओल्ड सा ब्लड दे दिया उसको, तो उसमें क्या है, वो पुराने ब्लड के अंदर आरबीसीज के अपना लाइफ स्पैन है, वो जितना ब्लड पुराना होगा, ठीक है, वो आरबीसीज तो ओल्ड हो गए ना, उसमें ज्यादा ओल्ड हो गए, ठीक है, तो वो आरबीसीज इजीली ब्रेक लाइज कर जाएंगे। जब आरबीसी लाइज करेंगे तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में क्या, कौन सा आयन ज्यादा होता है? पोटाशियम। पोटेशियम, तो हाइपरकैलेमिया होगा। मैम जो और ये मैम थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, इनको हम्म। हम बार बार ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो मैम इनमें भी तो फिर कैल्शियम
बढ़ जाता बेटा होगा ना। हाँ ना, तो इनके बेटा देखो ना, इनको होते हैं ना, हीमोक्रोमेटोसिस होता है इनको, बेचारों को इनके बहुत सारे मसले होते हैं ना साथ में बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ हमको आयरन चिलेटर्स देने होते हैं, बेचारों को पूरी पूरी रात आयरन चिलेटर्स लग रहे होते हैं। ठीक है, इनकी जाहिर सी बात है ब्लड, देखो एक चीज जो हम नेचर बॉडी हमारे अंदर बना रही है और एक चीज हम बाहर से दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स तो है ना। तो थैलेसीमिया की ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। मैम कहते मैम हैं तो कि मैम आपको जो मैसिव मंथली ब्लड जो है लॉस होता है ब्लड जब, तो डोनेट कौन करना सा चाहिए, देते तो हैं उसका ब्लड? क्या फायदा होता है? एक बंदा एक बार मैं पूछे जी, क्या रानिया आप क्या पूछ रही हो? मैम ये कहा जाता है ना कि आपको मंथली ब्लड डोनेट करना चाहिए, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो वो मंथली कैसे नहीं, मंथली फायदेमंद है? नहीं, मंथली नहीं, 3 मंथ। ऐसे 3 मंथ्स का 3 होता है मंथली, मैम। 3 मंथली वो भी मेल्स को बेसिक। कहा जाता है, फीमेल को नहीं। तो मैम हाँ कैसे क्या फायदा होता है, हम अगर जो बंदा देखो डोनेट कर रहा है तो अच्छा देखो डोनर को क्या मेल्स, फायदा होगा? देखो मेल्स को फायदा ये हो जाता है, मेल्स का जो है ना हेमाटोक्रिट वैसे ही ज्यादा होता है। तो मेल्स जब ब्लड देते हैं ना, तो उनका हेमाटोक्रिट विस्कोसिटी ब्लड की कम हो जाती है, तो सर्कुलेशन उनकी अच्छी हो जाती है और नया ब्लड जल्दी बन जाता है। ठीक है ना, फीमेल्स भी देगी तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली फायदा अगर हम देखें तो हर चीज बेटा हम अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम नहीं मैम, देते ये हैं बात जो, कही जाती है कि फायदा होता है, अगर आप देते हैं ना तो ये आपको डोनेट करना चाहिए, ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। हाँ मुझे ऐसा कोई बेनिफिट सच पता नहीं है कि बॉडी को क्या फायदा है। मैम कहते हैं वेट गेन भी हो जाता है ब्लड डोनेट करने से। बेटा मुझे अभी नहीं पता, हम अपना पढ़ लें, अभी हम इधर उधर हो गए। मैम तैमूर आप क्या पूछ मैसिव रहे थे? मैसिव ब्लड हाँ। लॉस अगर होता है किसी का, हम्म। तो उसमें फिर कौन सा देते हैं? पीसीवी देते देखो हैं मैं या आप होल ब्लड? देखो मेरी बात सुनो, मैसिव ब्लड लॉस हुआ है ना, पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया है, अब आपने उसका सैंपल लिया फौरन से पहले, तो आपने ना उसको सैंपल लिया, उसकी आईवी लाइंस मेंटेन की कि उसकी जो बची हुई वेन्स है वो भी कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है ना, तो ठीक है मैम। जो है उसके जब तक तो आपने उसको क्रॉस मैचिंग जो है ना, जब तक आप उसको क्रॉस मैचिंग के लिए भेजोगे तब तक तो आपको प्लाज्मा एक्सपेंडर से ही काम चलाना है ना। सही है मैम। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप रैशनली डिसाइड करोगे कि अब आपने पैक्सेल्स देने हैं, क्योंकि देखो हमने एक्सपेंडर्स तो दे दिए, तो एक्सपेंडर से प्लाज्मा तो रिप्लेस हो गया, तो नाउ यू सही हैव है। टू गिव द आरबीसीज ना, तो आप पैक्सेल दो। सही मैम। मैम मैम मैसिव एक्चुअली में जो हम पीसीवीज ना कर बनने में दे भी रहे टाइम थे। लगता है, 3-4 घंटे लगते हम्म। हैं, तो मोस्टली मैंने देखा है होल ब्लड दे देते हैं, तो वो हाँ जल्दी अगर क्रॉस अगर पता हाँ चलता है। अगर आप इतना वो ब्लीड कर रहा है, और आप ऑब्वियसली देखो आपको टाइम लगेगा ना पैक्सेल, अगर पैक्सेल बने हुए पड़े इमरजेंसीज के लिए बने हुए होते हैं, सिर्फ एक क्रॉस मैचिंग करवानी होती है जो कि 45 मिनट का प्रोसेस है। ओके मैम, ठीक है ना, थैंक यू। जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं तो हम फिर डोनर वोनर का नहीं वेट कर रहे होते हैं ना, हमारे बैंक में भी तो पड़े हुए होते हैं ना, हम यस मैम। सैंपल लेते हैं, क्रॉस मैचिंग कराते हैं, 45 मिनट में सिर्फ क्रॉस मैचिंग करके ब्लड दो, तब तक अरेंज करो बाकी जो भी करना है। ठीक है, बाय दैट टाइम मैम हम नहीं, तो एक्सपेंडर्स दे के ये उसको, तो मैम समझने के कितने मैसिव में चांसेस जो है ना, होंगे? हम लोग पहले ये नहीं करते कि उसको फ्लूइड और साथ में हीमा सेल अटैच कर देते हैं जब तक ब्लड बेटा आता है, वही तो आप उसको। बेटा वही मैं कह रही हूँ ना, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स ही है ना, वो एक्सपेंडर्स ही है ना प्लाज्मा, जी जी कि बिल्कुल। सर्कुलेशन मेंटेन तो रहे ना बेटा, कोलैप्स तो नहीं करना है ना, पेशेंट को कोलैप्स तो नहीं करवाना ना हमने। और मैम अगर अर्जेंट सिचुएशन हो जाती है तो फिर हम उसमें ओ नेगेटिव ब्लड भी दे सकते हैं ना, कि मतलब हमें अभी बेटा क्रॉस मैचिंग में हमारे यहाँ टाइम लगना है तो देखो, उससे। हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है वो नेगेटिव की। ठीक है, मैम और एक इवन केस था, मतलब लिवर ट्रॉमा के साथ आया था पेशेंट ना, मतलब अर्जेंट उसकी सर्जरी करनी थी, तो बस क्रॉस मैचिंग का टाइम ही नहीं था, तो फिर सर कहते हैं कि इसको फौरन से ओ नेगेटिव ब्लड जो है ना वो ट्रांसफ्यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके साथ में ना हम इसको कंपाइल कर सकते हैं, इसकी ट्रांसफ्यूजन में ना फिर वो नहीं हो गए कोई ओके बेटा हम एलर्जिक बाद में रिएक्शन के ओके चांसेस। चलो बेटा, अब फरमाइश ये है कि पढ़ लेते हैं पहले, बाद में बातें कर सकते हैं। ओ नेगेटिव दे सकते हैं, नो डाउट, ओ नेगेटिव जो है यूज हो सकता है इन इमरजेंसी सिचुएशन, अगेन वेरी करता है। ठीक है, अगेन हम अब आ जाते हैं ल्यूकीमिया और लिम्फोमास के ऊपर। ठीक है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, तो विल ट्राई कि उसको अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ल्यूकीमिया क्या होता है और लिम्फोमा क्या होता है। तो अब ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया जो है लिम्फोइड टिश्यू का या माइलाइड टिश्यू का, ठीक है, कैंसर है, ठीक है, न्यूप्लाज्म है, और जिसकी वजह से और लेकिन इसमें क्या होता है कि बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट होती है वाइड स्प्रेड। ठीक है, जहां बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट वाइड स्प्रेड होगी उसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे। वो माइलाइड ल्यूकीमिया भी हो सकता है और वो लिम्फोइड ल्यूकीमिया भी हो सकता है, हमने पढ़ा है ना, एएलएल भी हो सकता है, और एएमएल भी हो सकता है, सीएलएल भी हो सकता है, सीएमएल भी हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट है वाइड स्प्रेड, उसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे।
ठीक है, और ट्यूमर सेल्स जो है वो ऑब्वियसली पेरिफेरी में मिलेंगे। लिम्फोमा के अंदर क्या होगा, लिम्फोमा के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड होगी। अब इसकी प्रेजेंटेशन वेरी करती है, ठीक है, और जो है तो हम इसको अलग से फिर देखेंगे कि लिम्फोमास हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक को लेके चलते हैं और फिर मैं आपको कुछ केसेस भी दिखाऊंगी और आपको जज करना है कि ये कौन सा केस है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं, मोटी मोटी चीजें कर लेते हैं पहले लिम्फोमा पे। लिम्फोमास जो है मेनली अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर हॉजकिन की अलग टाइप्स हैं, नॉन हॉजकिन की अलग टाइप्स हैं, ठीक है। कि भाई जो है उसकी नॉन हॉजकिन की फिर फर्दर 7-8 टाइप्स हैं, जिसमें के ज्यादा जो है ना, जैसे कि हम कहें कि क्या कहूँ मैं उसको, बहुत मुझे इतना मिल जाए, लो ग्रेड है कि हाई ग्रेड है, ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। तो उसके हिसाब से तो दोनों में, हॉजकिन लिम्फोमा में और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, जो पहला फीचर जो हम देखते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का क्या मतलब है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, कि पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है वेग सिम्टम्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी लो ग्रेड फीवर, ठीक है, नाइट स्वेट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और वेट लॉस, ये दोनों में मिल सकता है, हॉजकिन में भी नॉन हॉजकिन में भी। क्लियर है ये? आप लोग अगर पॉइंट्स इसी से पढ़ोगे तो इसी में नोट कर लो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पहले हॉजकिन के ऊपर। हॉजकिन के अंदर जो है मेनली जो है ये जो हॉजकिन लिम्फोमा है, ये डेरिवेटिव है बी सेल्स का, ठीक है। नॉन हॉजकिन भी मेनली बी सेल्स का होता है, मेनली बी सेल्स का। अब हॉजकिन और नॉन हॉजकिन में और क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें यूजुअली ये जब डायग्नोस होता है, लोकलाइज जो है लिम्फ नोड्स जो है, पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी के साथ इसकी प्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है? पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी। कॉमन जो दोनों में मिलेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, स्प्लीनोमेगाली मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस अंदर जो स्प्रेड होता है वो कंटिगुअस स्प्रेड होता है। कंटिगुअस स्प्रेड का क्या मतलब है कि सबसे पहले ये नेबरिंग लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर रहा होता है। नॉन हॉजकिन में ऐसा नहीं होता, नॉन हॉजकिन में मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और स्प्रेड जो है नॉन कंटिगुअस है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, ठीक है, तो दूसरा कोई एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, यानी उसकी जो कंटिन्यूटी है वो इस तरह से नहीं। सो इसका स्प्रेड नॉन कंटिगुअस होगा, इसका जो है कंटिगुअस होगा, यानी सर्वाइकल के बाद एक्सिलरी इन्वॉल्व होंगी, एक्सिलरी के बाद उसके नीचे वाले इन्वॉल्व होंगी, इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होती है। इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है हॉजकिन लिम्फोमा का, ठीक है, वो होता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ऐसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड दिख रहे होते हैं, ये आउल सेल्स, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये इसका करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हॉजकिन की, यंग एडल्ट, ये नहीं, दो वेरिएशन होती है यंग एडल्ट्स में। एक पीक इनकी यंग एडल्ट्स में आती है, दूसरी पीक इनकी मोर देन 55 ईयर्स में आती है। और इसकी हॉजकिन की जो एसोसिएशन है वो एप्सन बार वायरस के साथ होती है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट प्रेजेंट करेगा पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी के साथ, वेट लॉस के साथ, नाइट स्वेट्स के साथ, प्लूराइटिस हो सकता है इसके अंदर, और स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, ठीक है। क्लासिकली जो है इनके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो है ना डायग्नोसिस में हेल्प जरूर करते हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं मिल रहा है तो हॉजकिन नहीं हो सकता। यू गेट द पॉइंट? क्योंकि क्लासिकल जो हॉजकिन होता है ना, उसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलते हैं। जो नॉन क्लासिकल जो होता है नोडुलर, उसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं मिलते। इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैम सिर्फ ये कॉन्टिगुअस का एक दफा बता दे, कॉन्टिगुअस का क्या मतलब आपने बताया था कंटिग्यूअस का कि एक कंटिग्यूअस का मतलब ये होता है कि लिम्फ नोड सीक्वेंस में इन्वॉल्व होती है, ठीक ओके है, मैम। सही। अच्छा, अब इसकी बनिस्बत जब हम नॉन हॉजकिन की बात करते हैं तो नॉन हॉजकिन के अंदर जो है मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगी, हाँ, यस, स्प्रेड टू नियर बाय। एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन मिलती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
जो है कहीं भी पेनलेस एडिनोपैथी मिल गई, कोई मास मिल गया, कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व है, जिस जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि जो है ना पेशेंट जो है वो अगर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, यानी एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नॉन हॉजकिन में बहुत कॉमन होती है। लंग इन्वॉल्वमेंट है तो प्लूरल इफ्यूजन के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है। स्किन के लीजन्स मिल सकते हैं, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन होती है। ठीक है, मेजॉरिटी जो इसकी लीनेज मैंने आपको बताया नॉन हॉजकिन की भी बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, 85% जो है बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बी लिम्फोसाइट्स का लिम्फोमा होता है। अडल्ट में भी हो सकता है, चिल्ड्रन में भी हो सकता है। किस किस वायरस के साथ एसोसिएटेड है? HIV के साथ, एप्सिन वायर के साथ, ह्यूमन टी